पिता की अचानक मौत ने कल्पना पर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया था। आर्थिक तंगी के चलते जिंदगी के हर कदम पर कल्पना को समझौता करना पड़ रहा था। लेकिन जब उसने एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाही, तो अतीत के काले साए ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। कई बार इंसान की मजबूरी उसके मुंह पर ताला लगा देती है और वह चाह कर भी कुछ नहीं कह पाता जो कहना चाहता है। सुमित्रा, कल्पना की माँ के साथ भी यही था। घर की जरूरतों के अलावा कम उम्र के बच्चों के भरण पोषण का बोझ उनके सोच पर पर्दा डाले हुए था। वह अपनी शंका का समाधान बेटी से करना चाहती थी, पर मन में कहीं डर था जो बहुत कुछ जान समझकर भी उन्हें ना समझ बनाए हुए था। पति की अचानक मौत ने उनकी कमर ही तोड़ दी थी। 4 छोटे बच्चों व एक सयानी बेटी का बोझ लेकर वह किसके दरवाजे पर जाए। उनकी बड़ी बेटी कल्पना पर ही घर का सारा बोझ आ पड़ा था। उन्होंने साल भर के अंदर बेटी के हाथ पीले करने का विचार बनाया था, क्योंकि बेटी कल्पना को कांस्टेबल की नौकरी मिल गई थी। आज बेटी की नौकरी न होती तो सुमित्रा के सामने भीख मांगने की नौबत आ गई होती। बच्चे कभी स्कूल फीस के लिए तो कभी यूनिफॉर्म के लिए झींका करते और सुमित्रा उन पर झुंझलाती रहती। कहाँ से लाऊं इतना पैसा कि तुम सबकी मांग पूरी करूं? मुझे ही बाजार में ले जाओ और बेचकर अपनी अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। कितनी बार तो सुमित्रा ने बच्चों से यही कह डाला। कल्पना कितनी बार घर में ऐसे दृश्य देख चुकी थी। आर्थिक तंगी के चलते आए दिन चिक लगी रहती। उसकी कमाई से 2 वक्त की रोटी छोड़ खर्च के लिए बचता ही क्या था। भाई बहनों के समय समय चेहरे उसकी नींद उड़ा देते थे और वह घंटों बिस्तर पर पड़ी सोचा करती थी। कल्पना की ड्यूटी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर थी। वह रोज देखती कि उसके साथी सिपाही किस प्रकार से सीधे साधे यात्रियों को परेशान कर पैसा ऐंठते थे। ट्रेन से उतरने के बाद सभी को प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की जल्दी रहती है। बस इसी का वे वर्दी वाले पूरा लाभ उठा रहे थे। कोई गैर कानूनी चीज तो नहीं है, खोलो अटैची कहकर हरकाते और सीधे साधे यात्री खोलने, दिखाने और बंद करने की परेशानी से बचने के लिए 10-20 रुपये का नोट उन्हें थमा देते। सिपाही मुस्कुरा देते और बिना जांचे देखे आगे बढ़ने जाने देते। यदि कोई पैसे देने में आनाकानी करता, कानून की बात करता, तो वे उसकी अटैची सूटकेस खोलकर सामान इस कदर इधर उधर सीढ़ियों पर बिखेर देते कि उसे समेट कर रखने में भी भारी असुविधा होती और दूसरे यात्रियों को एक सबक मिल जाता। ऐसे ही एक युवक का हाथ एक सिपाही ने पकड़ा जो हॉस्टल से आ रहा था। सिपाही ने कहा, अपना सामान खोलो और दिखाओ क्या क्या है। लड़का किसी वीआईपी का था जिसे सीआईएसएफ की सुरक्षा प्राप्त थी। इससे पहले कि लड़का कुछ बोलता, उसके पिता के सुरक्षा दल के इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, अरे यह मेरे साहब का लड़का है। तुरंत सिपाही के हाथों की पकड़ ढीली हो गई और वह बेशर्मी से हंस पड़ा। एक बुजुर्ग यह कहते हुए निकल गए, बरखुरदार, आज रिश्वतखोरी में नौकरी से हाथ धो बैठते, आगे पीछे तो देखकर मुसाफिरों को तंग किया करो। कल्पना यह सब कुछ देखकर चकित रह गई, लेकिन उस सिपाही पर इसका कुछ असर नहीं पड़ा था। उसने वह वैसे ही अपना धंधा चालू रखा। जाहिर है, भ्रष्ट कमाई का जब कुछ हिस्सा अधिकारी की जेब में जाएगा तो मातहत बेखौफ तो काम करेगा ही। कल्पना का जब भी अपनी माँ सुमित्रा से सामना होता, वह नजरें नहीं मिला पाती, बल्कि हमेशा अपने को व्यस्त दर्शाती। उसके चेहरे की झुंझलाहट माँ की प्रश्न भरी नजरों से उसको बचाने में सफल रहती और सुमित्रा चाहकर भी कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाती अपनी बेटी से। कमाऊ बेटी ने घर की स्थिति को पटरी पर ला दिया था। रोज रोज की परेशानी और दुकानदार से उधार लेकर तकरार व कहासुनी से सुमित्रा को राहत मिल गई थी। उसे याद आता कि जब कभी दुकानदार पिछले कर्ज को लेकर पड़ोसियों के सामने फजीहत करता, वह शर्म से पानी हो जाती, पर छोटे छोटे बच्चों के लिए तमाम लाज शर्म ताक पर रख उल्टे हंसते हुए कहती कि अगली बार उधार जरूर चुकता कर दूंगी। दुकानदार एक हिकारत भरी नजर डालकर इशारा करता कि जाओ। सुमित्रा तकदीर को कोसते घर पहुंचती और बाहर का सारा गुस्सा छोटे छोटे बच्चों पर उतार देती। आज उनकी इस शर्मिंदगी व झुंझलाहट से निजात मिल गई थी। कल्पना ने घर की काया ही पलट दी थी। उन्हें बेटी पर बड़ा प्यार आता। कुछ समय तक तो उनका ध्यान इस ओर नहीं गया कि परिस्थिति में इतना आश्चर्यजनक बदलाव इतनी जल्दी कैसे और क्यों हो गया, किंतु धीरे धीरे उनके मन में कुछ शंका हुई। कई दिनों तक अपने से सवाल जवाब करने की हिम्मत बटोरी उन्होंने और फिर कल्पना से पूछा, मेरी समझ में नहीं आता कल्पना बेटी कि तुम दिन की ड्यूटी के बाद फिर रात को क्यों जाती हो। अभी सुमित्रा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कल्पना ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, माँ, मैं डबल ड्यूटी करती हूँ, और कुछ पूछना है आपको। कल्पना ने यह बात इतने रूखे और तल्ख शब्दों में कही कि वह चुप हो गई।
चाहकर भी आगे कुछ न पूछ पाई और कल्पना अपना पर्स उठाकर घर से बाहर निकल गई। हर रोज का यह सिलसिला देख एक दिन सुमित्रा का धैर्य टूट गया। कल्पना आधी रात को लौटी तो वह ऊंचे स्वर में बोली, आखिर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो आधी रात बीते घर लौटती हो तुम? मैं दिन भर घर के काम में पिसती रहती हूँ, रात तुम्हारी चिंता में चहलकदमी करते बिताती हूँ। माँ की बात सुनकर कल्पना का प्रेम उनके प्रति जाग उठा था, पर फिर पता नहीं क्या सोचकर पीछे हट गई, मानो माँ के निकट जाने का उसमें साहस न हो। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए मत जागा करो, एक चाबी मेरे पास है ना, तुम अंदर से लॉक करके सो जाया करो। मैं जब ड्यूटी से लौटूंगी खुद ताला खोलकर आ जाया करूंगी। पहले तुम अपनी शक्ल शीशे में देखो कल्पना, ऐसा लगता है कि चेहरे का सारा तेज किसी ने खत्म कर दिया हो। सुमित्रा बेहद कठोर लहजे में बोली। कल्पना के भीतर एक टीस उठी और वह अपनी माँ के कहे शब्दों का विरोध न कर सकी। सुबह का समय था, पक्षियों की चहचहाहट के साथ सूर्य की किरणों ने अपने रंग बिखेरे। सुमित्रा का पूरा परिवार आंगन में बैठा चाय पी रहा था। उनकी एक पड़ोसिन भी आ गई। कल्पना को देखकर वह बोली, अरे बिटिया, तुम तो पुलिस में सिपाही हो, तुम्हारी बड़ी धाक होगी। तुमने तो अपने घर की काया ही बदल दी। तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? कल्पना ऐसे प्रश्नों से बचना चाहती थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, उसकी छोटी बहन ने अपनी दीदी की तनख्वाह बढ़ा चढ़ाकर बता दी तो घर के बाकी लोग खिलखिलाकर हंस दिए और बात आई गई होगी। सुमित्रा बड़ी बेटी की मेहनत को देखकर एक अजीब कश्मकश में जी रही थी। इस मानसिक तनाव से बचने के लिए सुमित्रा ने कुछ काम करने का सोचा और उसने सिलाई का काम शुरू कर दिया। पर बड़े घरों की औरतें अपने कपड़े सिलने को न देती थी और मजदूर घरों से पर्याप्त सिलाई न मिलती, इसलिए उन्होंने दर्जी की दुकान से तुरपाई के लिए कपड़े लाना शुरू कर दिया। शुरुआत में हर काम में थोड़ी बहुत कठिनाई आती है, सो उन्हें भी संघर्ष करना पड़ा। जैसे जैसे सुमित्रा की बाजार में पहचान बनी, वैसे वैसे उनका काम भी बढ़ता गया। अब उन्हें घर पर बैठे ही ऑर्डर मिलने लगे तो उन्होंने अपनी एक टेलरिंग की दुकान खोल ली। 5 सालों के संघर्ष के बाद सुमित्रा को दुकान से अच्छी खासी आय होने लगी। अब उन्हें दम मारने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कई कारीगर दुकान पर अपना हाथ बटाने के लिए रख लिए थे उन्होंने। कल्पना ड्यूटी से आने के बाद औंधे मुंह बिस्तर पर लेट गई। एक दिन छोटी बहन खाना खाने के लिए 2 बार बुलाने आई, पर हर बार उसे डांट कर भगा दिया। सुमित्रा खुद आई और बेटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से पूछा, क्या बात है बेटी, खाना ठंडा हो रहा है? कल्पना उठकर बैठ गई। उसके रुआसे चेहरे को देख सुमित्रा भाप गई कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने पुचकारते हुए कहा, बहादुर बच्चे दुखी नहीं होते, जरूर कुछ ऑफिस में किसी से कहा सुनी हो गई होगी तेरी, क्यों है ना? वह चपरासी 2 टके का आदमी मुझसे कहता है कि मेरी औकात क्या है। कल्पना यह कर रो पड़ी। वजह? सुमित्रा ने धीरे से पूछा। यह सब इस कारण क्योंकि वह मुझसे ज्यादा तनख्वाह पाता है। एक सिपाही की कुछ हैसियत नहीं होती माँ। यह कहते हुए कल्पना रोने लगी। ज्यादा तनख्वाह पाता है तो उसकी उम्र भी तो तुझसे दुगनी है, इसमें इतनी हीन भावना पालने की क्या जरूरत है कल्पना? माँ ने उसे समझाने की कोशिश की। माँ के कहे को अनसुना करते हुए कल्पना बीच में बोली, सारे दिन हाथ में डंडा घुमाओ या फिर सलाम ठोको, इसके अलावा सिपाही का कोई काम नहीं। किसी ताकतवर अपराधी को पकड़ लो तो उल्टे आफत, किसी की शिकायत अधिकारी से करने जाओ तो वह ऐसे देखता है मानो वह बहुत बड़ा एहसान कर रहा हो और फिर इसकी कीमत मांगता है। तुमसे क्या बताऊं माँ, इन अधिकारियों के कारण ही तो मैं। आवेश में कहते कहते कल्पना की जबान अचानक से रुक गई और फिर चिंतित स्वर में बोली, छोड़ो माँ, जीने खाने की कीमत चुकानी पड़ती है। तुम जाओ माँ, मैं आज कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे भूख नहीं है। कहते हैं ना कि चोर जब तक पकड़ा नहीं जाता चोर नहीं कहलाता। लोग गलत काम करने से उतना नहीं डरते जितना समाज में होने वाली बदनामी से डरते हैं। समाज के सामने यदि सब कुछ ढका छिपा है तो सब ठीक, अपनी नज़र में अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं करता। सुमित्रा अपनी बेटी के दफ्तर व वहाँ के काम के ढंग से वाकिफ थी, लेकिन उसके मन में कई अचानक से सवाल उठने लगे। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष यही निकाला कि बेटी सयानी है, उसकी जितनी जल्दी हो सके शादी कर देनी चाहिए। सुमित्रा को अब किसी सहारे की जरूरत नहीं थी क्योंकि उनकी अपनी दुकान अच्छी चलने लगी थी और शायद इसीलिए तो उन्होंने काम करना शुरू किया था। बेटी अपने घर चली जाए तो वह एक जिम्मेदारी से छुटकारा पा सके। यही सोचकर उन्होंने कुछ लोगों से कल्पना के विवाह की चर्चा शुरू की। चूँकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद वे अब सुख दुख के साथी बने खड़े थे, जो तंगी के समय उसके घर की ओर देखते भी नहीं थे। अब खतरा नहीं था कि सुमित्रा अपनी दुखड़ा सुनाकर उनसे अपने लिए कुछ उम्मीद कर सकती है। अब कुछ देने की स्थिति में थी वह। सुमित्रा के बड़े भाई एक रिश्ता लेकर आए कल्पना के लिए।
अच्छे खाता पिता परिवार था। जमीन जायदाद काफी थी। लड़के के पिता कस्बे के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में थे और उनकी राजनीतिक पहुंच थी। कल्पना की सुंदरता से वे प्रभावित होकर शादी में 1 रुपया भी न लेना की मांग की। दहेज न लेकर वह चाहते थे कि लाखों लोगों की वाहवाही व प्रचार, क्योंकि उनकी नजरें अगले विधानसभा चुनाव पर टिकी थी और सुमित्रा जैसी विधवा दर्जी का सिपाही बेटी के साथ अपने बेरोजगार बेटे का विवाह कर वह न केवल एक विधवा बेसहारा को धन्य कर देना चाहते थे, बल्कि उस पूरे इलाके में वाहवाही पाना चाहते थे। कल्पना का विवाह सुखी सुखी संपन्न हो गया। सुमित्रा ने राहत की सांस ली। बेटी के पांव पूज वह अपने को धन्य मान रही थी। बेटी को विदा करते समय सभी बड़ी बूढ़ी व खुद सुमित्रा उसे समझा रही थी कि अब वही तुम्हारा घर है बेटी, सुख मिले या दुख सब चुपचाप सहना। माँ के घर से बेटी की डोली उठती है और पति के घर से अर्थी। कल्पना की सुहागरात थी। फूलों से महकते कमरे में एक विशेष मादकता बिखरी थी। वह डरी सहमी सेज पर बैठी थी। तमाम कुशंकाओं से उसका जी घबरा रहा था। एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ भय से शरीर में विचित्र संवेदना हो रही थी। नई नवेली दुल्हन जैसी उत्तेजना के स्थान पर आशंकित उसका मन उस सेज से उठकर भाग जाने को कर रहा था। वह अजीब पशुपेश में पड़ी थी कि उसके पति प्रमेश ने कमरे में प्रवेश किया। वह बिस्तर पर सिकुड़कर बैठ गई और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। चेहरे पर रक्त प्रवाह बढ़ जाने से वह रक्तीम हो उठी थी। इतने खूबसूरत तराशे चेहरे पर पसीने की बूंदें फफूलों की तरह जान पड़ रही थीं। प्रमेश ने जैसे ही कल्पना का घूंघट उठाया और दोनों की नजरें मिली तो वह सकते में आ गई। उसका हाथ पीछे हट गया। उसने कल्पना को परे ढकेलते हुए कहा, ऐसा लगता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। मुझे याद नहीं, कल्पना ने धीमे स्वर में कहा। क्रोध के मारे प्रमेश की मांसपेशियां तन गई। उसके माथे पर बल पड़ गए और होठ व नथुने फरकने लगे। शरीर कांपने से वह उत्तेजित होकर बोला, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें सब अच्छी तरह से याद है, हम पहले भी मिल चुके हैं। कल्पना को जिस बात का भय था वही हुआ। प्रमेश के हाव भाव को देखते हुए वह अब अपने को संयत कर चुकी थी। आने वाले आंधी तूफान व बाढ़ से सामना करने की शक्ति उसमें आ गई थी। वह इस सच को जान गई थी कि अब उसे सच के धरातल पर सब कुछ सहना और झेलना पड़ेगा। प्रमेश उसके चेहरे को गौर से देखते हुए आगे बोला, कल्पना, तुम कॉल गर्ल हो ना? स्त्री के नाम पर कलंक। इतना बड़ा धोखा मेरे परिवार के साथ करने की तुम्हारे घर वालों की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी असलियत बताता हूँ। यह कहकर प्रमेश ने जैसे ही उठने का उपक्रम किया, कल्पना दोनों हाथ बंद दरवाजे पर रखकर सामने खड़ी हो गई और बोली, पहले आप मेरी मजबूरी भी सुन लीजिए, फिर आपको जो भी फैसला लेना है कीजिएगा। मेरा जीवन तो तबाह हो ही गया, जिसकी आशंका से मैं कुछ पल पहले तक बहुत विचलित थी। कम से कम अब उस दशा से मुझे मुक्ति मिल गई है। मेरे गले में मेरा अतीत फांस की तरह गर रहा था। अफसोस है कि ऐसा कुछ मैंने शादी की स्वीकृति देने से पहले यदि महसूस किया होता तो आज यह दिन मुझे देखना न पड़ता। काश कि हम शादी से पहले मिल चुके होते। हर युवा लड़की के दिल में अरमान होते हैं कि उसका एक घर, पति व परिवार हो, और यह भावना ही मेरे जीवन की ठोस धरती पर ज्यादा प्रबल हो गई थी। नहीं तो मुझे क्या अधिकार था कि किसी को धोखा देने का। कल्पना एक पल को रुकी। उसने प्रमेश को देखा, जिसके चेहरे पर पहले जैसी उत्तेजना नहीं थी। वह आगे बोली, यह सच है कि मैं कॉल गर्ल का धंधा करती थी, लेकिन यह भी सच है कि मैं कॉल गर्ल स्वेच्छा से नहीं बनी, बल्कि मेरे हालात ने मुझे कॉल गर्ल बनाया। जब मुझे सिपाही की नौकरी मिली तो मैं बहुत खुश थी। एक दिन मेरे अधिकारी ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा प्रमाण पत्र सारे कहाँ हैं? यदि तुमने फौरन सारे प्रमाण पत्र नहीं जमा किए तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाने का भय मुझ पर इस कदर हावी था कि मैं घबराहट में समझ न सकी कि क्या करूं। घर आने जाने में लगभग 1 सप्ताह लग जाता। फिर जाते ही प्रमाण पत्र तो नहीं मिल जाता। मेरी आंखों के सामने मेरे छोटे भाई बहन व माँ के उम्मीद से भरे चेहरे घूम गए, जिन्हें मेरा ही सहारा था। वैसे भी हम लोग पिता की मृत्यु के बाद घोर गरीबी में दिन गुजार रहे थे। मेरी नौकरी से घर में सूखी रोटी का इंतजाम होता था। मैं अपने अधिकारी से बहुत गिड़गिड़ाई कि कम से कम 10 दिन की छुट्टी व कुछ पैसा एडवांस दे दे तो मैं सारे प्रमाण पत्र ला दूंगी, किंतु वह टस से मस नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने कहा कि तुम्हारी नई नौकरी है, अभी छुट्टी भी नहीं मिल सकती और न ही एडवांस का पैसा। यह सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए। मैं उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई और शायद यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। यदि हड़बड़ाहट के बजाय मैंने थोड़ा धैर्य से काम लिया होता तो मैं उनके झांसे में आने से शायद बच जाती।
मैं कुछ भी सोच पाने की स्थिति में न थी उस समय, और इसका अधिकारी ने पूरा फायदा उठाया और मुझे भरोसा दिया कि यदि मैं उनके आदेशों का पालन करती रही तो मुझे कोई दस्तावेज नहीं लाना होगा। साथ ही उन्होंने मुझे धमकाया भी कि इस बारे में मैं किसी को कुछ ना कहूँ। इसके बाद तो मैं उनके हाथ की कठपुतली बन गई। मैंने तो अपनी मजबूरी आपको बता दी और आज भी स्वीकारती हूँ कि यदि मैंने धैर्य से काम लिया होता तो इस विनाश से बच जाती। पर आपकी क्या मजबूरी थी? आप बाहर जाके अपने रिश्तेदारों के बीच अपनी सफाई में क्या कहेंगे कि आप एक कॉलगर्ल के साथ क्या कर रहे थे? इसका उत्तर क्या आप दे पाएंगे? दरवाजे से अपना हाथ हटाते हुए कल्पना बोली, बाहर जाने से पहले मेरा कसूर बता दीजिए, फिर जो सजा आप मुझे देंगे वह मुझे मंजूर होगी। रमेश अपने सिर को दोनों हाथों में पकड़े चुपचाप आंखें फाड़े छत की ओर देख रहा था। कल्पना भी दरवाजा छोड़ कर दीवार से टिककर जमीन पर बैठ गई। मन मंथन दोनों में चल रहा था। कल्पना आशंकित थी कि समाज में औरत और आदमी के लिए आज भी अलग अलग मापदंड है। रमेश पुरुष है, घर परिवार वाले उसका ही साथ देंगे, उसमें दोष क्यों देखेंगे? सारी लांछन कलंक तो उसके हिस्से में आएगा। अब तो माँ के यहाँ भी ठिकाना न रहेगा। अपने कलंकित जीवन से छुटकारा पाने के लिए उसका यह हक तो कतई न था कि दूसरों को अंधेरे में रखती। यह तो इत्तेफाक था कि प्रमेश दूध का धुला नहीं है। आज यदि किसी चरित्रवान युवक के साथ ब्याह दी जाती तो क्या अपने अंतःकरण से कभी सुख शांति पाती? जरूर उसके मन का चोर उसे अब तब घेरे रहता। हमेशा यह भय बना रहता कि कहीं कोई उसे पहचान न ले। इतनी दूर तक सोचकर ही तो उसने विवाह करना नहीं चाहिए था। क्या पता जीवन के सफर में कोई ऐसा हमराही मिल ही जाता जो सब कुछ जानकर भी उसका हाथ थामने को तैयार हो जाता। दोनों की आंखों में प्रथम मिलन की खुमारी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। फटी आंखों से दोनों सोच में डूबे सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। चिड़ियों की चहचहाहट से सुबह होने का आभास होते ही प्रमेश उठा। अपने केशों को हाथ के पोरों से संवार और कमरे से निकलने से पहले कल्पना से बोला, देखो जो हुआ सो हुआ, तुम किसी प्रकार का नाटक नहीं करोगी, समझी? हमारा परिवार इज्जतदार लोगों का है। कल्पना चुपचाप थोड़ी देर वहीं खड़ी सोचती रही कि संभव है प्रमेश उसे माफ कर दे, एक नई ईमानदार जिंदगी का संकल्प लेकर एक दूसरे के दोषों को भुला दे तो दूसरे की निगाह में गिरने से भी बच जाएंगे और उसे तो नवजीवन ही मिल जाएगा। वह सारा जीवन प्रमेश की दासी बनकर काट देगी। इसी मनमंथन में डूबी थी कि बाहर नाते रिश्तेदारों की हलचल सुनाई पड़ने लगी। कल्पना के मामा रस्मों रिवाजों के साथ उसे विदा करा ले गए। घर पहुंचकर कल्पना के मामा सुमित्रा से बोले, सुनो सुमित्रा दीदी, कल्पना ने तो सबका मन मोह लिया। ससुराल में सबने बड़े प्रेम से इसे विदा किया। मेरे स्वागत सत्कार में भी कोई कमी नहीं रखी। पैसे का घमंड उन्हें छू नहीं सका। क्यों कल्पना बेटी, मैं गलत तो नहीं कह रहा? कल्पना मानो नींद से जागी हो, वह अपने ही ख्यालों में डूबी थी। बनावटी हंसी हंसकर बोली, हाँ मामा जी, आप सही कह रहे हैं। इतना सुनना था कि सुमित्रा ने तो पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल के बखान में खूब गीत गाए। जो कोई बेटी से मिलने आता उसी से आगे बढ़कर वह बताती, देखो इतना बड़ा घर, जमीन जायदाद, पर घमंड छू नहीं गया। इसके ससुराल वालों को मेरी बेटी को रानी की तरह सम्मान देते हैं। मुझे बेवा का उन्हें आशीर्वाद लगे कि वे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। चौधरी जी जब जब चुनाव लड़ें तब तब जीतें। मोहल्ले में कभी कोई हंसकर कह देता, कल्पना जैसी सुंदर लड़की पूरे मोहल्ले में नहीं है। इसका स्वरूप रंग इतने बड़े घर में ले गया। इस मामले में चौधरी जी की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दहेज के आगे लड़की के रूप गुण की कद्र आज के ज़माने में कहाँ हो पाती है। आज के ज़माने में कौन करता है? यह तो उनका बड़प्पन है। मोहल्ले वाले उसके ससुराल वालों की खूब तारीफ करने लगे। छोटे भाई बहनों की जिद पर उस दिन कल्पना उन्हें घुमाने ले गई। एक दुकान पर आइसक्रीम खरीद ही रही थी कि पीछे से किसी ने उसकी आंखों को हथेली से ढांपकर उससे पूछा, पहचानो तो जाने? यह सुरीली आवाज़ जो ही कल्पना की कानों में पड़ी, वह हंसते हुए बोली, अच्छा हाथ हटाओ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम मधु हो ना? मधु ने हाथ हटा लिया और खिलखिलाकर पड़ी, आओ कल्पना, आइसक्रीम लेकर सामने वाले पार्क में बैठते हैं कुछ देर, बहुत दिन हुए तुमसे बातें किए हुए। मधु ने कहा तो वे सब पार्क की ओर बढ़ गए। कोमल हरी घास पर बैठते दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली। बच्चे पार्क में लगे झूले की तरफ बढ़ गए। मधु और कल्पना अकेले रह गई। मधु ने कल्पना के कंधों पर हाथ रखकर पूछा, तुम खुश तो हो ना कल्पना अपने ससुराल में? हाँ, कल्पना ने उपेक्षा से कहा। इस संक्षिप्त उत्तर से ही मुझे यही लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे कल्पना। मधु ने कहा, छिपाऊंगी भला क्या? हंसते हुए कल्पना बोली,
हाँ, हो सकता है कि देखने वालों को खुश न लगती हूँ, क्योंकि नए लोगों के बीच में अपने को एडजस्ट करने में समय तो लगेगा ही। कहाँ हम साधारण लोग और कहाँ वे इतने पैसे वाले। मधु ने एक लंबी सांस खींची और कहा, देखो कल्पना, समाज में आज भी औरत और पुरुष के लिए अलग अलग मापदंड हैं। जो चीज आदमी के लिए गर्व की बात हो सकती है, वही औरत के लिए अवांछनीय। क्षण भर को कल्पना कांप गई कि मधु यह क्या कह रही है, लेकिन वह जान गई कि मधु क्या कहना चाहती है। उसने प्रत्यक्ष यही दर्शाया कि उसे अपने वैवाहिक संबंधों की चर्चा में कोई दिलचस्पी नहीं। प्रमेश उसका पति है और वह उसकी निंदा नहीं सुनना चाह रही थी, किंतु मधु उसकी परेशानी समझकर भी उसे सब कुछ बताने के लिए बेचैन थी। इसलिए कल्पना का हाथ मजबूती से पकड़कर मधु बोली, मैं तेरी बचपन की सहेली हूँ, तेरे दिल का हाल मुझसे छिपा नहीं है। रमेश नशे में धुत मुझे कल जिस होटल के कमरे में मिला था, बस तेरे ऊपर गालियों की बौछार कर रहा था। कह रहा था कि सुंदरता के जाल में बिना सोचे समझे उसके परिवार वाले फंस गए। सोसाइटी में उसके परिवार की एक इमेज है, इस कारण परिवार वाले चुप हैं। पापा के मंत्री बनते ही कल्पना नाम का कांटा मैं अपने जीवन से निकाल फेंकूंगा और एक आजाद पंछी की तरह आकाश में उड़ता रहूंगा। यह सुनकर मैंने अनजान बनते हुए पूछा, कल्पना कौन है? तो प्रमेश बोला, तुम्हारी तरह ही एक कॉल गर्ल है। यह सब सुन क्षण भर को कल्पना का चेहरा स्याह हो गया। ढकी छिपी बात सामने वाले पर उजागर हो जाए तो व्यक्ति अपने को कटे पत्ते की हिस्सा महसूस करने लगता है। यही हाल कल्पना का था। घर लौटी तो उसके चेहरे की बदली रंगत को देख सुमित्रा ने पूछा, क्या बात है? घूमने गई थी खुश होने के लिए या उदास होने को? तबीयत तो ठीक है न तेरी? कल्पना बोली, हाँ माँ। एक लंबी सांस खींचकर कुछ सोचते हुए वह बोली, माँ, मैंने नौकरी छोड़कर ठीक नहीं किया। सुमित्रा कल्पना के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बेटी, तुम इतने बड़े घर में ब्याही हो गई हो, तुम्हें अब क्या जरूरत है नौकरी की? मेरी दुकान भी अच्छी खासी चलती है, खाने व जीने भर का खूब मिल जाता है। कल्पना ने कहा, माँ, मरे को गंगा किनारे फूंक कर लोग कथा सुनते हैं, तुमने भी मुझे विदा कर यही किया होगा। झुंझला कर कल्पना जाने क्या सोचकर यह कह गई, यह क्या अंट संट बक रही है तू कल्पना? सभी बेटी विदा कर जो करते हैं वह मैंने भी किया है, तो इसमें गलत क्या है? माँ ने कहा। कल्पना प्रथा व रीति रिवाज पर बहुत कुछ बोलना चाह रही थी, क्योंकि उसके भीतर एक झुंझलाहट थी जिसे वह किसी से बांट नहीं सकती थी। पर बेटी को चुप देखकर माँ बोली, तुम्हारे ओवर टाइम को लेकर मैं आज बता रही हूँ कि बहुत सशंकित थी, पर आज लगता है कि मेरी शंका गलत थी और मेरी बेटी अपनी जगह सही थी। यह सुनकर कल्पना भीतर तक हिल गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अगले ही क्षण अपने को संभालते हुए उसने बात बदलते हुए कहा, यह सोचकर कि कहीं माँ अपनी शंका उजागर कर उसके मुंह पर कीचड़ के काले धब्बे न देख ले। मायके में आए हुए कल्पना को 3 माह गुजर गया। कल्पना को विदा कराने उसके ससुराल से कोई नहीं आया। मोहल्ले के लोग छीटाकसी व कानाफूसी करने लगे। जब सुमित्रा के कानों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने खुद कल्पना के ससुराल फ़ोन किया। फ़ोन पर कहा, चौधरी जी ने फ़ोन खुद उठाया। वह बोली, भाई साहब प्रणाम। 3 महीने हो गए कल्पना को मायके आए। बेटी माँ के घर पर बोझ नहीं होती, पर विवाह के बाद वह अपने घर ही शोभा देती है। चौधरी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, बहन जी, प्रमेश तो साल भर के लिए ट्रेनिंग पर गया है। सोचा बहू का मन अकेले क्या लगेगा, पर लोग तो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सुमित्रा बोली, जनता जनार्दन की बात है तो कुछ सोचना पड़ेगा। आप कहें चौधरी जी तो कल्पना के मामा खुद ही छोड़ जाएं। शीघ्रता से सुमित्रा बोली। चौधरी जी ने ठीक है कहकर फोन काट दिया। कल्पना ससुराल वापस आ गई। वातावरण काफी बदला हुआ था। रिश्तेदार जा चुके थे। घर की औरतें उसे अछूत समझकर बात न करती, न ढंग से उसकी बात का उत्तर देती। खाना बनाने से लेकर बर्तन साफ करने तक का सारा काम कल्पना को अकेले करना पड़ता। जाने उसके पीछे क्या हुआ था घर में। दिन भर की थकी जब वह अपने कमरे में जाती तो मरनासन हो जाती, पर उसे काम करने में एक संतोष, एक आशा की किरण दिखाई दे रही थी कि हो न हो उसकी सेवा सभी के दिलों को जीत ले और वह उसे माफ कर दे। विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी थी। चौधरी जी के घर गहमागहमी शुरू हो गई। तमाम नेता बैठक में विचार विमर्श कर रहे थे कि आज की राजनीति में सब कुछ अनिश्चित है। मतदाता विस्मय से बदलते परिदृश्यों को देख रहा है। थोड़े थोड़े समय में होने वाले चुनाव में उसका विश्वास नहीं रहा। अब की बार कोई नया मुद्दा होना चाहिए जो लोगों के दिलों में उतर जाए। फिर कुछ नेता चौधरी जी की ओर मुखातिब होकर बोले, क्या रखा जाए मुद्दा चौधरी जी इस बार कि इलेक्शन में हमारी ही जीत हो। हमारा नारा होगा समर्थ।
गरीब कन्याओं को वधू बनाए, नई रोशनी घर में ले आए। चौधरी जी सीना तान कर बोले, इसका असर जादू की तरह होगा। दुर्बल समुदाय का वोट हमारी पार्टी की झोली में गिरेगा, क्योंकि यह सत्य पर आधारित है। और वैसे भी आप लोगों को तो पता है ना कि हमने अपनी बेटी की शादी ऐसे ही गरीब घर में की है। चौधरी की बात पूरी होने से पहले एक साथ कई आवाजें हवा में गूंजी। जी हाँ, जी हाँ, आपके बेटे ने तो बिना ना नुक्कर किए आपकी पसंद को अपनी पसंद बना लिया। ऐसा सीधा बेटा कहाँ मिलेगा? नहीं तो आजकल के लड़के बिना देखे बात किए राजी कहाँ होते हैं, यहाँ तक कि अपनी मर्जी से शादी करते हैं। लेकिन आपके बेटे ने तो आपके कहे अनुसार किया। चौधरी जी इस पर टीका टिप्पणी करने के बजाय आगे बोले, अन्य सभी राजनीतिक दलों के बारे में यह जान लिया गया है कि वे जो कहते हैं वह करते नहीं। हर राजनीतिक पार्टी झूठ और वचन भंगे के दल में वे फंसती गई है। हमारे संकल्पों में एक तरह की फौलादी ताकत दिखाई पड़ती है। भारतीय स्वयं कमजोर हैं, पर सच्चाई की कदर करते हैं। चुनाव का दिन भी आ गया। चौधरी जी का नारा हटकर था, घिसे पिटे नारे जाति धर्म भ्रष्टाचार से बिल्कुल अलग। लोग भी घिसे पिटे नारे पुराने रिकॉर्डों की तरह सुनकर थक गए थे। एक नया नारा उद्धार अपने आकर्षण के साथ लोगों के दिलों में उतर गया। नौजवानों में एक नई लहर दौड़ गई और वोट चौधरी जी के पक्ष में ही गिरे। राजनीति का चस्का ही ऐसा होता है कि कुर्सी के लिए लोग अपनी बीवी बच्चों तक को दांव पर लगा देते हैं। स्वार्थ और लोग राजनीति को कठोर व बेशर्म बना देते हैं। इधर चौधरी जी चुनाव जीते, उधर योजना के अनुसार कल्पना को खत्म करने के लिए कई हथकंडे अपनाए गए। कभी उसे ऊपर से गिराने की कोशिश की गई, तो कभी कुछ हादसा ऐसा किया गया जिससे कि लगे कि वह अपने आप मर गई है। पर हर बार वह सांप बच गई, उसे खरोच तक न लगी। चौधरी जी का परिवार तो यही सोचता कि पता नहीं कौन सा रहस्यमयी चमत्कार हो जाता जो वह बच जाती है। पर हकीकत तो यह थी कि पुलिस में सालों नौकरी कर कल्पना यह तो जान गई थी कि उसके खिलाफ घर में षड्यंत्र रचा गया है। अतः वह अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखती थी। दरअसल घर के लोग कल्पना को कुछ इस तरह जान से मारना चाह रहे थे कि उनकी बदनामी भी ना हो और ऐसा लगे कि वह कोई हादसा था। और उस हादसे के बाद चौधरी जी मन ही मन सोच रहे थे कि वह कल्पना की प्रतिमा गांव के चौराहे पर लगवा देंगे और उस प्रतिमा का अनावरण उसकी माँ से करा देंगे। वोट तो जो उनके पक्ष में पड़ने थे वह पड़ ही गए। अब दुर्घटना की खबर मिलते ही एक कुशल एक्टर की भूमिका थोड़ी देर जनता के सामने करनी है और इसी का रिहर्सल वह मन ही मन करने लगे। अपने ख्यालों में खोए चौधरी जी यह भूल गए कि वह रफ्तार से सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं। सामने से आता एक ट्रक चौधरी जी की गाड़ी पर अनियंत्रित होकर टक्कर मार गया। आग की तरह उनकी दुर्घटना की खबर चारों ओर फैल गई। चौधरी जी काफी घायल हो गए थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें होश आया। होश आने पर उन्होंने देखा कि उनके हाथों पर प्लास्टर चढ़ा है और घर पर उन्हें कम से कम 6 माह तक विश्राम करना था। शुरुआत में तो बेटे, पत्नी और परिवार के दूसरे लोगों ने उनकी देखभाल की, पर धीरे धीरे सभी अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गए, क्योंकि घर पर बैठना किसी को रास नहीं आ रहा था। चौधरी की मजबूरी थी बिस्तर पर पड़े रहना। घर पर नर्स, नौकर व कल्पना ही बचते थे। चौधरी जी का मलमूत्र बाहर फेंकने में नर्स नखरे दिखाती। जमादार कभी आता कभी ना आता। ऐसे में कल्पना चुपचाप पॉट बाहर ले जाती और फिर साफ कर वापस उनकी चारपाई के नीचे रख देती। चौधरी जी की पत्नी, बेटे सब स्वार्थी जान पड़ रहे थे। सब मतलब के यार, जिन्हें सिर्फ उनसे मिलने वाले लाभ से सरोकार था। बस कोई अपना समय उनके पास बैठकर बर्बाद नहीं करना चाहता था। सभी का सुबह घर से निकलने के पहले मानो हाजिरी देना जरूरी हो। उनके कमरे में आते और कभी नर्स को तो कभी कल्पना को निर्देश देकर चले जाते, ताकि सुनने वाले को ऐसा लगे कि उन्हें कितनी चिंता है। चौधरी जी इस झूठे दिखावे से भीतर से दुखी तो होते थे, पर इसे वह अपने कर्मों का दंड मानने लगे थे। इस भीड़ में कल्पना द्वारा की गई सच्ची सेवा व उनके प्रति उसकी निष्ठा अपनी अलग पहचान बना गई। जो देखभाल चौधरी जी के घर पर कल्पना ने की, उससे वह द्रवित हुए बिना न रह सके। एक दिन सबके जाने के बाद बिस्तर पर पड़े चौधरी जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ कल्पना से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो। मैंने पता नहीं तुम्हारे साथ कितने क्या क्या किए, इसके लिए मुझे क्षमा करो। उनके बोलने में प्रायश्चित की पीड़ा थी। वह समझ रहे थे कि इस लड़की पर क्या क्या अत्याचार नहीं किए गए। उसने उफ तक नहीं किया। क्या यह जानती न होगी कि घर भर के लोग उसके साथ क्या खेल रच रहे हैं? कल्पना जानकर भी अनजान बनते हुए बोली, आप मेरे पिता समान हैं, मुझसे माफ़ी मांगकर शर्मिंदा न कीजिए। चौधरी जी मन ही मन अपने को धिक्कारने लगे। क्या उनका निखट्टू बेटा दूध का धुला है? आवारा आज भी अय्याशी करता है। उसके पास उनकी बनाई जायदाद के अलावा अपना क्या है? आज घर से निकाल दिया जाए तो दाने दाने को तरस जाएगा वह। उसकी क्या मजबूरी है जो अय्याशी करता है? सारे दिन आवारा घूमने के अलावा उसको आता भी क्या है? इस त्याग में ही सुंदर पत्नी को छोड़
कि कल्पना भी कैसे कर सकता है वह। यह तो उस निठल्ले को भी धीरे धीरे राह पर ला जाएगी। ऐसी कार्यकुशल पत्नी पाकर तो उसे धन्य हो जाना चाहिए। किसी मजबूरी में उठा गलत कदम यदि अपनी सही राह पकड़ ले तो दूसरों का पथ प्रदर्शक बन जाता है। वह कल्पना के साथ अब अपने जीते जी अन्याय न होने देंगे। उनका चेहरा यह सोचकर तनाव मुक्त था। अगले दिन उन्होंने परिवार और अपनी पार्टी के सामने लोगों को कल्पना को राजनीति में अपनी जगह खड़ा किया। पार्टी के लोगों ने इसका समर्थन किया। सत्ता के हाथ में आने के कारण से प्रमेश और घर के बाकी लोगों का रवैया भी कल्पना के प्रति बदल गया। प्रमेश भी घर अब आने लगा और धीरे धीरे अपने आदतों में सुधार करने लगा और फिर कल्पना और प्रमेश ने एक अच्छा जीवन की शुरुआत की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।